नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। जो इंडिया की पसंद है, हम उन्हीं खबरों के साथ हाजिर हैं। हमारा आपसे ये वादा है कि आप जो चाहेंगे वही हम दिखाएंगे। तो उन खबरों के साथ हम हाजिर हैं जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आज एक बड़ी खबर तालिबान के आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान की साजिश की है। तो दूसरी बड़ी खबर यूपी के ब्राह्मणों वोटरों का मिजाज की है कि वो किस करवट बैठेगा। वहीं अपने पति राज कुंद्रा के अश्लील फिल्म कांड को लेकर मीडिया पर लाल पीला होने वाली शिल्पा शेट्टी को अदालत ने आईना दिखा दिया कि मीडिया ने कोई अपराध नहीं किया है। इस बीच शिल्पा के पति राज कुंद्रा पर आरोपों की झड़ी रुक नहीं रही थी, जिसके लपेटे में खुद अब शिल्पा आ गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कुंद्रा पर ऑनलाइन गेम के बहाने ठगी का गंभीर आरोप लगा दिया है। आरोप यह भी है कि ठगी शिल्पा का चेहरा सामने रखकर की गई, यानी शिल्पा को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया। उनकी तस्वीरें दिखाकर ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को साथ लाने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक मोबाइल ऐप है और उस ऐप को बनाया राज कुंद्रा ने। अपनी बीवी की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया और अधिक से अधिक लोगों को लुभाया, यह आरोप लगाया है राम कदम ने। आइए देखते हैं मृत्युंजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी पर लोगों का भरोसा, उनके स्टार स्टेटस की चकाचौंध। क्या चमकते हुए चेहरे को देखकर लोगों ने अपनी कमाई राज कुंद्रा के धंधे में फंसाई। एंड तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। हम मांग मांग के थक गए। वापिस में जाने का जब मुंह बोला गया तो भाई हम जाते हैं, हमको मार के भगा रहे हैं। उनके वंशा बोलते इधर आने का नहीं। राज कुंद्रा क्या है, शिल्पा शेट्टी इसमें दिखाने वाले हैं। शिल्पा शेट्टी उनके आदमी हैं। हमने उनके पिक्चर में देखते हैं, बड़े लोग का नाम सुनकर हमने पैसा लगा दिया। लगता है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का राहुकाल उनकी गंदी कमाई का हर राज दुनिया के सामने लेकर आएगा। राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों के धंधे को लेकर पहले ही जेल की हवा खा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों के घेरे से शिल्पा शेट्टी फिलहाल बाहर हैं, लेकिन राज कुंद्रा पर जो नए आरोप लगे हैं, अब उसके लपेटे में शिल्पा शेट्टी भी आ गई। आरोप है ठगी का, और ये आरोप किसी और ने नहीं, महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता राम कदम ने लगाया है। अपने पत्नी के शक्ल का तक इस पूरे गेम में इस्तेमाल किया। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी है और पीछे वो जीओडी नाम का जो ऑनलाइन क्रिकेट का जो गैम्बलिंग का जो गेम है, क्या है वे स्वयं जाने। इस गेम का वो इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। धंधा कुंद्रा का और चेहरा शिल्पा का। चलिए अब हम तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। राज कुंद्रा की वियान कंपनी का एक ऑनलाइन गेम है। इस गेम का नाम है GOD यानी गेम ऑफ डॉट्स। वियान के लेटर हेड पर यह बताया गया कि गेम को सरकार की मान्यता मिली हुई है। आरोप है कि इस गेम के प्रचार में शिल्पा शेट्टी की तस्वीर का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए किया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन राम कदम का आरोप है कि लोगों को इस खेल के डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर ठगा गया। राज की कंपनी ने गेम की देश भर में डिस्ट्रीब्यूटरशिप बांटी। डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर 10 से 30 लाख रुपए लिए गए। दावा किया गया कि 1 महीने के बाद गेम से आमदनी होने लगेगी। तय हुआ कि जिसके इलाके का विनर होगा उसे इनाम में जीती गई राशि मिलेगी। आरोप है कि इसमें धांधली की गई और वियान कंपनी के कर्मचारियों को ही जिताया गया। राम कदम का ये भी आरोप है कि ये घोटाला 2.5 से 3 हजार करोड़ का है। समूचे देश भर से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठे किए गए। लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का गफला यहां पर राज कुंद्रा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज ने किया है। राम कदम का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते वक्त डिस्ट्रीब्यूशन की ओरिजिनल कॉपी भी पीड़ितों को नहीं दी गई। कंपनी में जब शिकायत करने गए तो वहां भी उनके साथ मारपीट हुई। वापिस में जाने का जब मुंह बोला गया तो भाई हम जाते हैं, हमको मार के भगा रहे हैं। उनके वंशा बोलते इधर आने का नहीं। तो हमने पुलिस के बाजू में गए तो हमारे वहाँ पे पुलिस वाले भी सुनते नहीं है। हमारी NC भी की हुई यहाँ पे, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम करे तो करे क्या। ये पैसा बाद में हम लोग को मालूम पड़ा दुकान नहीं चल रहे, तो हम दुकान मांगने गए तो उधर पैसा हम लोग 5-6 आदमी मिलके गए था। बात किया तो 100 नंबर पे बुलाया, पुलिस वालों को बुलाया। उधर पुलिस वाले बाद में हम आए तो हम गए वापस। कहा गए तो अच्छा कम इनकम आ जाएगा आपको, ऐसा है वैसा, मगर कुछ पैसा तो आया नहीं हम लोग का, खाली हम लोग को ठगा गया खा के। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी वियान कंपनी की डायरेक्टर थी, लेकिन उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है।
लेकिन सवाल ये है कि अगर आरोप सही हैं, तो ठगे गए लोगों ने पैसे शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर लगाए। अब कुंद्रा जेल में है और शिल्पा कुंद्रा की करनी धरनी से पल्ला झाड़ चुकी हैं। मुंबई से संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और जैसा कि अब तक आप लोग जानते हैं कि अश्लील फिल्मों से पैसा कमाने की हवस ने राज कुंद्रा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शिल्पा अब तक खुद को पाक साफ बताती रही हैं, लेकिन अब इन नए आरोपों से शिल्पा अपना पल्ला कैसे झाड़ेंगी, क्योंकि लोगों का आरोप है कि वो तो उनके चेहरे के नाम पर ही सब कुछ लुटा बैठे हैं। वैसे शिल्पा के पति कोई पहली बार विवादों में नहीं फंसे हैं। इस वक्त अश्लील फिल्म बनाने के मामले में राज कुंद्रा जेल में ही हैं। कुछ दिनों पहले एक्टर प्रोड्यूसर सचिन जोशी ने राज कुंद्रा और सत्युग गोल्ड के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे एक गोल्ड स्कीम में धोखाधड़ी का केस जीत लिया है। कुंद्रा की कंपनी में जोशी ने 18 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें 5 साल बाद 2019 में उनको 1 किलो सोना मिलना था, लेकिन कुंद्रा की कंपनी इससे मुकर गई। अब अदालत के आदेश पर उनको 1 किलो सोना, 1 लाख रुपए और कानूनी कार्रवाई में लगे 3 लाख रुपयों का भुगतान सचिन जोशी को करना होगा। 2 साल पहले फिल्म अभिनेत्री पूनम पांडे ने कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया था, उनके वीडियो के अवैध तरीके से इस्तेमाल करने पर। 2015 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को सट्टेबाजी में 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया था, याद होगा आप लोगों को। साथ ही राज कुंद्रा पर जिंदगी भर के लिए आईपीएल से बैन भी कर दिया गया था। लेकिन शिल्पा शेट्टी के पति पर अश्लील फिल्म बनाने के संगीन आरोप लगे और शिल्पा से भी पूछताछ हुई तो शिल्पा का गुस्सा मीडिया पर उतरने लगा। उन्होंने मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। उनको भी थी कि अदालत उनकी बात सुनेगी, लेकिन आज अदालत ने कहा कि मैडम, काहे की मानहानि? मीडिया आपके घर में नहीं झांक रहा, बल्कि वो खबरें दिखा रहा है जिसे पुलिस या उसका सोर्स उसको बताता है। चंद दिनों पहले तक शिल्पा शेट्टी को मीडिया के कैमरों की ये चकाचौंध बहुत भाती थी। मीडिया के सवालों के जवाब पर उनके होठों पर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। मीडिया की गॉसिप भी उन्हें फूल जैसी लगती थी। लेकिन राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्मों का कारोबार बाहर क्या आया, वही मीडिया शिल्पा को कांटों की तरह चुभने लगा। राज कुंद्रा मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर शिल्पा हाईकोर्ट पहुंच गईं और मानहानि का दावा ठोक दिया। शिल्पा का आरोप है कि मीडिया ने उनकी छवि और ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कोर्ट ने इसे लेकर कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने पूछा कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है। पुलिस सूत्रों के आधार पर चल रही खबरों को अपमानजनक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि देश में पत्रकारिता को पूर्ण स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी है और इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि आप हमसे जो करने को कह रही हैं, उसके प्रेस की आजादी पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने शिल्पा से ये भी पूछा कि आप हमेशा मीडिया से तारीफ के गीत ही क्यों सुनना चाहती हैं। कोर्ट ने माना कि शिल्पा की निजता के अधिकार को बनाए रखना होगा। शिल्पा के बच्चे और उनकी परवरिश पर बातचीत नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कुछ मीडिया संस्थानों से आर्टिकल और वीडियो हटाने को कहा है और जिन्होंने नहीं हटाए हैं उनसे जवाब मांगा है। कुल मिलाकर कोर्ट ने न तो शिल्पा को कोई राहत दी और न ही मीडिया को कोई निर्देश। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। मुंबई से संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट। अब अगर बात शिल्पा और राज की चल रही है तो कुछ और चीजें आपको बता देते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बचपन अमीर नहीं था, वो साधारण परिवार से थे, लेकिन अपने संघर्षों और कौशल से हजारों करोड़ का साम्राज्य इस परिवार ने बनाया है। क्या क्या काम धंधे हैं, इस पर एक नजर राज कुंद्रा के कारोबार पर। स्टील प्लांट्स है, राज कुंद्रा के पास रियल एस्टेट की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन के काम में वो लोग लगे हुए हैं, खनन का काम करते हैं, माइनिंग का, फैशन इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ उनके पास फैशन प्रोडक्ट्स हैं, फिल्म निर्माण के काम में हैं, जो कि जिस वजह से अब वो जेल के सलाखों के पीछे इस वक्त है। रेस्टोरेंट है उनके पास, आईपीएल की क्रिकेट टीम है राजस्थान रॉयल्स, यहां से लेकर फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट तक उनका कारोबार फैला हुआ है। ये सब कुछ राज कुंद्रा का कामकाज है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी कमाई के कई काले सोर्स सामने आने लगे हैं। अब राज कुंद्रा की खबरों से धीरे से बाहर निकलते हैं और उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की तरफ का रुख करते हैं जो ब्राह्मण वोटों के इर्द गिर्द घूम रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों के लिए बीजेपी, बीएसपी, एसपी में फाइट
बहुत तेज हो गई है। ये तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से खुद को ब्राह्मणों का बेहद करीबी बताने में जोर शोर से जुटी हैं। लेकिन सवाल है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के मन में क्या चल रहा है। देखिए पंकज झा की ये रिपोर्ट। अगर शंख ब्राह्मण वोटों की मुनादी है तो इस शंख को उत्तर प्रदेश के सारे राजनीतिक दल कान लगाकर सुन रहे हैं। वो जानना चाहते हैं ब्राह्मण वोट का रुझान अब की बार किधर है, और सभी दल खुद ये दिखा रहे हैं कि ब्राह्मणों के मान सम्मान की असली लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं। अब बीएसपी को ही देखिए, उसे पक्का यकीन है कि ब्राह्मण जीत का शंखनाद उसके लिए ही करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपनी दम से अकेले सरकार बनाने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज का दलित समाज के साथ में भाईचारा अगर बनाया, इस समाज में दूरियां जो लोगों ने खड़ी कर रखी थी उसको अगर खत्म करने का काम किया तो उसका श्रेय देना चाहिए। आज ये भाईचारा जो था वो बहुत और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चुनाव की तराजू में वोट तोले जाते हैं। जाति के नाम पर जनगणना तो नहीं होती, लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान यही है कि यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10% है, यानी जिसके पक्ष में ये वोट गिरा उसको मालामाल कर देगा। इसीलिए धर्म के प्रतीकों को चुनावी लड़ाई का हिस्सा बनाया गया और इसीलिए बीएसपी अब कांशीराम की राजनीति से बहुत आगे निकल गई है। 1988 के इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव में कांशीराम जी की तरफ से लगाया गया था। आप हमारी बात सुनिए। हम 2002 से तो पार्टी में 20 साल से तो हम खुद ही हैं। ठीक है। और 20 साल में हमने अपने सामने एक बार भी ना इस तरह के नारे को सुना। आप आज के परिवेश में देखिए, अगर इन सब चीज़ों को समाप्त करके ख़त्म करके एक समतामूलक समाज बनाने की योजना के आगे बढ़ रही है पार्टी, तो उसका बढ़ावा करना चाहिए। दरअसल कांशीराम और बीएसपी की समूची राजनीति ही दलितों मिश्रों को लामबंद करने की रही है। जब पहली बार 1993 में एसपी बीएसपी की सरकार बनी थी तो किसी भी अगड़े को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन आज वोट का समीकरण बदल चुका है। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बीएसपी ने 23 जुलाई को अयोध्या से अपने चुनावी कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो 31 जुलाई को दूसरे चरण का चुनावी कार्यक्रम 31 जुलाई से मथुरा में शुरू होगा। कभी सवर्णों का विरोध बीएसपी के मूल एजेंडे में था, अब बीएसपी सब पवित्र कर देगी। ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। अब कहीं बीएसपी बाजी न मार ले, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपना ब्राह्मण सम्मेलन 23 अगस्त की जगह 5 अगस्त से ही शुरू कर दिया है, जो पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन है। और इसीलिए उनके गृहनगर बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्तियां बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर। तो राजनीतिक पार्टी भले मौन है, लेकिन ब्राह्मणों का संगठन चलाने वाले तो अब गैंगस्टर विकास दुबे और श्रीलाल शुक्ला की भी मूर्तियां बनाने की मांग करने लगे हैं। आज मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मैं श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की भी मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। जो चाहे तो करना सरकार मेरे खिलाफ। हिंदुस्तान की राजनीति जाति की पटरी पर दौड़ती है। इसका जीता जागता सबूत गैंगस्टर के लिए उमड़ी सहानुभूति है। बीजेपी पर विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि वह ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, तो बीजेपी के ब्राह्मण नेता कह रहे हैं सब झूठ है। सपा और बसपा जिनका जन्म ही इसलिए जो ब्राह्मण विरोध के आधार पर हुआ। समाजवादी पार्टी कभी अर्जक संघ चलाती थी। अर्जक संघ माने ब्राह्मण और स्वाप यदि एक साथ दिखे तो पहले ब्राह्मण को मार देना वो ज़्यादा खतरनाक है। बसपा तिलक तराजू तलवार इनके मारो जूते चार, इस प्रकार की बात करने वाले लोग आज ब्राह्मण की शरण में आ रहे हैं। वोटों की खींचातानी सिर्फ ब्राह्मणों तक सिमटी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उन जातियों को लेकर भी घमासान तेज होगा जिनके वोट हार जीत का खेल बदल सकते हैं। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। दरअसल बीते 1.5-2 सालों से ये बात यूपी में अक्सर कही जा रही है, जो लोग यूपी में रहते हैं, कि ब्राह्मण जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं।
और इसीलिए ब्राह्मणों को पटाने की कोशिश में बसपा, सपा और भाजपा लगे हुए हैं। ऐसा राजनीतिक माहौल यूपी में बनने लगा है कि जिसकी तरफ ब्राह्मण वोटों का झुकाव होगा उसकी सरकार बनने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। अब आप ये समझिए कि इस वक्त सभी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटों पर क्यों जोर दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है। कुछ इलाकों में, खासकर पूर्वांचल के कुछ पॉकेट्स में ब्राह्मण वोट काफी निर्णायक होते हैं, वही हार जीत तय करते हैं। चुनाव में माहौल काफी अहमियत रखता है और जिसके लिए ब्राह्मण काफी मायने रखते हैं। जिस तरफ ब्राह्मण जाएंगे वो शायद माहौल बना देंगे उस पक्ष की तरफ। लेकिन ब्राह्मण वोट किधर जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। चुनावों में अभी भी 6-7 महीने का वक्त बाकी है। फिलहाल सारी पार्टियां अपने अपने दावों से लैस हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वो मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़ पाएं ताकि चुनावों में जीत पा जाए, चाहे वो बीजेपी हो सत्तारूढ़ या फिर सपा हो या फिर बसपा हो। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हुई हत्या पर एक नया खुलासा हुआ है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि दानिश सिद्दीकी के क्रॉस फायर का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया और फिर गोली मारी गई। इसके पीछे कौन था आपको यह भी जानना जरूरी है। सिर्फ तालिबान का हाथ नहीं था, एक और बड़ा देश। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये शोक साजिश से पैदा हुआ है, ये सदमा तालिबान ने दिया है। अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा गया। दानिश को भारतीय होने की सजा मिली, वो मौत नहीं मर्डर था। दुनिया भर को अपनी तस्वीरों से सच दिखाने वाले दानिश की इस तस्वीर को जिसने भी देखा दहल गया। उस वक्त गाड़ी पर हमले का वीडियो सामने आया था। पहले कहा गया कि दानिश सिद्दीकी की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई, यानी तालिबान और अफगानी सेना के बीच लड़ाई हो रही थी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिसमें क्रॉस फायरिंग में दानिश सिद्दीकी को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। लेकिन अब एक अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया है कि दानिश सिद्दीकी की साजिशन हत्या की गई। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की न्यूज वेबसाइट ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने पूरी प्लानिंग से बर्बरतापूर्वक मारा था। तालिबान के हमले के दौरान दानिश घायल हो गए। पास ही एक मस्जिद थी, दानिश वहां अपने बचे हुए दोस्तों के साथ चले गए। यहां पर दानिश को फर्स्ट एड दिया गया, यानी मरहम पट्टी की गई। दानिश को लगा कि वो एक मस्जिद में आ गए हैं तो अब वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही तालिबान को यह पता चला, तालिबान ने उस मस्जिद पर अटैक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने जब दानिश को जिंदा पकड़ा तो उसकी पहचान कर पुष्टि की, जिसके बाद हत्या कर दी गई। उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए उसका वास्तव में तालिबान ने कत्ल किया और ये कत्ल किया गया पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के इशारे पर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि तालिबान जो है वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर इस समय पाकिस्तान के इशारे पर और उसके आईएसआई के इशारे पर कार्रवाई कर रहा है। हत्या से पहले तालिबान ने दानिश को बुरी तरह टॉर्चर किया था, उन्हें मारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके सिर पर जख्म थे, जिससे पता चलता है कि तालिबान ने सिर पर वार किए थे, जिसके बाद दानिश को गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि तालिबान अच्छे लोग हैं। ये खबर बता रही है कि तालिबान पुराने तौर तरीकों पर लौट रहा है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस खबर को गलत बताते हुए इसे दुष्प्रचार करार दिया। पूरे मामले पर भारत नजर रखे हुए है। भारत के लिए बेहतर है कि अफगानिस्तान सरकार तालिबान पर विजय पाए और तालिबानियों का चुन चुन कर खात्मा करे, लेकिन पहले पाकिस्तान और अब चीन ऐसा होने नहीं देना चाहते। जिस तालिबान के बर्बर आतंक को बच्चा बच्चा जानता है, उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कॉमन सिटीजन मानते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान ही नहीं, चीन की भी एक गहरी साजिश है। अभी तालिबान का एक आतंकी सरगना अब्दुल गनी बरादर ने चीन जाकर वहां के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर चीन की नजर है और इसके लिए उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी आतंकी संगठन से हाथ मिला रहा है। उसी तरह चीन के पिछलग्गू पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का तालिबान प्रेम इस कदर उमड़ा हुआ है कि वो अमेरिका को भी कोसने से नहीं चूक रहा। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर कई जगह पाकिस्तान और तालिबान का झंडा एक साथ लहराता हुआ दिखाई देता है। और एक बेहद बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर तालिबान की मदद इसलिए कर रहे हैं
कि अफगानिस्तान की तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट्स वहां पर भारत ने शुरू किए थे उनको रोका जा सके। भारत और अफगानिस्तान अच्छे मित्र देश माने गए हैं, लेकिन तालिबान का रुतबा वहां पर भारत की दोस्ती पर कहीं ना कहीं असर जरूर डाल रहा है। तालिबान का निर्मम आतंक हजारों लोगों की जान ले चुका है, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस भी बर्बरता में कोई रिकॉर्ड बनाना चाहती है? देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटना हुई है जो पुलिस के डरावने रूप को दिखाती है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में दिल्ली में एक इलाका है न्यू अशोक नगर का। इस इलाके में दिल्ली पुलिस के एक वर्दी वाले गुंडे ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। हालांकि इस घटना के वक्त पर यह शख्स वर्दी में नहीं है, लेकिन इसके पास रुतबा इतना है, रसूख इतना है क्योंकि इसने खाकी पहनी हुई है, इसको कोई डरा नहीं सकता। वो कानून को अपने हाथ में सरेराह इस तरीके से ले लेता है। लेकिन तभी एक और वीडियो सामने आता है। ये पुलिस वाला 1.5 महीने तक बचा हुआ था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इस वर्दी वाले गुंडे का गुनाह अब सामने आ गया है और ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे है। ये खाकी का खतरनाक जुल्म है, ये पुलिस का डराने वाला चेहरा है, ये वर्दी का सबसे संगीन गुनाह है। तस्वीरों में पीटने वाला शख्स दिल्ली पुलिस का जवान है। वर्दी भले ही ना पहनी हो, पर रौब झाड़ने के लिए गाड़ी के डैशबोर्ड पर पुलिस की टोपी रखी है। वर्दी वाले इस गुंडे का नाम है मोनू सिरोही, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, और जिस युवक को पीट रहा है उसका नाम है अजीत। वर्दी का खौफ और दिमाग में हैवानियत ऐसी कि 20 सड़क पर मोनू सिरोही इस युवक के सिर के बाल पकड़कर पहले थप्पड़ मारता है, फिर घूंसे बरसाता है। पुलिस वाला अपने दोस्तों के सामने अजीत नाम के युवक को तब तक पीटता रहा जब तक वो बेसुध होकर गिर नहीं गया। एबीपी न्यूज उस जगह पर पहुंचा जहां ये वारदात हुई थी। यही वो जगह है जहां पर मोनू सिरोही जो सिपाही हैं, वो और उनके 3 साथियों ने मिलकर अजीत को और उनके एक दोस्त को पकड़ा था, उनके साथ मारपीट की थी। और फिर उसके बाद जो अतुल नाम का एक अजीत का दोस्त था वो वहां से भाग निकला था। इसके अलावा जब अजीत को बुरी तरह पीटा गया और वो यहीं अचेत होकर गिर गया तो उसे गाड़ी में डालकर ले जाया गया। वीडियो में सामने आया कि मोनू सिरोही के 3 साथी भी मौजूद थे। सभी के सामने अजीत बेसुध होकर गिरा था। एक चौथा शख्स भी मौजूद था जो अजीत का दोस्त था। वो मौका पाकर भाग निकला और उसकी जान बच गई। पुलिस वाले मोनू सिरोही ने अजीत को मृत देखकर ही मुरादनगर की गंग नहर में सबूत मिटाने का फैसला किया। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो कानून के रखवाले का ये खौफनाक रूप कभी दुनिया के सामने नहीं आता। मैं खाना खा के अपने कमरे से बाहर ही निकला था तो मैं विंडो में थोड़ी देर के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तभी मैंने देखा कि मारपीट शुरू हो गई है। मेरा मोबाइल कमरे के अंदर था, मैं भागता हुआ मोबाइल लाया और मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वारदात 4 जून रात 11 बजे की है। परिवार के दबाव में मिसिंग रिपोर्ट 13 जून को लिखी गई। 15 जून को परिवार ने अपहरण और हत्या का शक भी जताया, लेकिन पुलिस ने 27 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मजबूरी में एफआईआर दर्ज की। किडनैपिंग हुई है उसकी, जो लड़का उसके साथ था उस लड़के को हमने राम नरेसी के सामने हमने पेश किया और सारे जो भी पड़ोसियों से वो बोल रहा था कि भाई हम ऐसा कर देंगे वैसा, हमने वो पड़ोसियों तक को भी पेश किया राम नरेसी के सामने, मगर फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी अजीत का शव नहीं मिला है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस इस परिवार के साथ कभी आंखें मिला पाएगी जिसके खिलाफ उसने एक नहीं 2 अपराध किए। पहले दिल्ली पुलिस कर्मी ने हत्या की और बाद में न्याय का मौका भी नहीं दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें अमेरिका के मिनियापोलिस शहर से सामने आई थी, जहां पुलिस की लापरवाही से जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। ये मौत अमेरिका में बड़े प्रदर्शनों की वजह बन गई थी। अमेरिका जल उठा था। बाद में मिनियापोलिस शहर को पीड़ित परिवार को 2 करोड़ 70 लाख रुपए देने पड़े। पुलिस कर्मी को हत्या का दोषी मानकर जेल भेज दिया गया। मिनियापोलिस के पूरे पुलिस महकमे को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया, यानी पूरा सिस्टम हिल गया। लेकिन सवाल यह है, क्या दिल्ली पुलिस ऐसी घटना के बाद जागेगी? दिल्ली से संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट। रक्षक के भक्षक बन जाने की ये मिसालें थी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की निर्ममता ने एक इंसान की जान ले ली। वैसे आजकल लोगों को अपनी जान कोरोना से बचाने के बेहद सतर्क रहना पड़ रहा है। आप भी अलर्ट रहिएगा और अपने बचाव के लिए मास्क पहनिए। एबीपी न्यूज की मुहिम #मास्कअपइंडिया का हिस्सा बनिए। हमें अपनी मास्क वाली सेल्फी भेजते रहिए, जिससे हम ऐसे ही रोज दिखाएंगे। हमारा वादा है आपसे, ताकि आपकी तस्वीरों को देखकर बाकी हिंदुस्तान के लोग मोटिवेट हो सके, प्रेरित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें हिस्सा लेने के लिए। पहले मीराबाई चानू ने सिल्वर दिलाया और अब मुक्केबाज लवलीना ने अपना एक मेडल तो पक्का कर लिया है।
वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कम से कम ब्रॉन्ज और अधिक से अधिक गोल्ड का रास्ता खुला हुआ है। और बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु, जो भारत को पहले भी ओलंपिक का पदक दिला चुकी है, इस बार भी अपने पहले पदक से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। लवलीना ने तो मुश्किलों से पार पाकर पदक का सफर तय किया है। असम के गोलाघाट में ये जश्न बता रहा है कि लवलीना के कारनामे से सिर्फ गोलाघाट नहीं बल्कि पूरे देश का सिर ऊंचा हो गया है। लवलीना 69 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचने पर पदक पक्का हो जाता है। लवलीना ओलंपिक में भाग लेने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत खुशी के दिन है हमारे लिए कि ओलंपिक में जाके इतना आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों की दुआ की वजह से इतना आगे बढ़ी है और दुआ कीजिए कि अभी नेक्स्ट क्वालिफाई हो जाए, उसमें गोल लाए। लवलीना को बचपन में काफी संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता टिकेन बोरगोहेन की छोटी सी दुकान थी। शुरुआती दौर में लवलीना के पास ट्रैक सूट तक नहीं था। ट्रेनिंग के सामान को तो भूल ही जाइए। लेकिन अपने हौसले से लवलीना ने करिश्मा कर दिखाया है। मैरीकॉम और विजेंद्र सिंह के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं पीवी सिंधु ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेम्स में हराया। सिंधु ने पिछले ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इस बार उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन अपने प्रदर्शन से टॉप 4 में सिंधु पहुंच गई हैं। और ऐसी खबरें देखकर वाकई में चेहरे पर मुस्कुराहट और तसल्ली आती है और मन शायरी करने का होने लगता है। जी हाँ, शायरी से याद आया कि आज सुबह ट्विटर पर मैंने जो शब्द पोस्ट किया वो पहला शब्द था आज का मेरा शायरी। इस पर अंकित बागड़ी ने लिखा है, हम तराश देंगे तुमको इस कदर लफ्जों के दरमियान कि हमारी शायरी में सिर्फ तुम्हारा ही किस्सा होगा। बहुत खूब। दीपक दुबे ने पोस्ट किया है, छिपी होती है लफ्जों में गहरी राज की बातें, लोग तो सिर्फ शायरी और मजाक समझकर मुस्कुरा देते हैं। मशहूर शायर बशीर बद्र ने कहा था, शायरी की जुबान दिल की जुबान होती है। जज्बात शायरी है, जिंदगी शायरी है। शायरी की कोई भाषा कोई जुबान नहीं होती है, जो दिल से निकले वही शायरी है। दिल का दर्द जब लफ्जों में ढलता है तो शायरी होती है, और किसी को देखकर जब मोहब्बत अल्फाज बन जाती है तो शायरी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।